हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहब, आज का जो ये हमारा वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला वीडियो। द रीज़न बीइंग कि इसमें हम लोग जो बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट का पेपर है, जो कि जून 2024 का पेपर आपका है, इस पेपर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले कि कैसा पेपर आपका आया था, किस टाइप के क्वेश्चन जो वो यहाँ पे पूछे गए थे, और इन क्वेश्चंस का सही जवाब जो है वो यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जो है वो आपका जाने वाला है, लेकिन बहुत ही ज्यादा काम का रहेगा। एक एक क्वेश्चन को कैसे अपने को पढ़ना है, कैसे इसको इंटरप्रीट करना है, और कैसे उसका आंसर जो है वो अपने को यहाँ पे देना है, इस चीज को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आखिरी तक आप बने रहिएगा। लेकिन इसके पहले कि हम इस पेपर को पढ़ना स्टार्ट करें, इसके बारे में बात जो है वो अपन यहाँ पे स्टार्ट करें, मैं आप सभी लोगों को रिमाइंड करवाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि CSWT के लिए CS कार्ड इंडिया ने प्रारंभ बैच जो है इसको यहाँ पे स्टार्ट किया है। और इस बैच के बारे में अगर मैं बात करूंगा ना भाई साहेब, आप ऐसा लगा लीजिएगा कि ऐसी बैच ना तो आपको कभी पहले कहीं पे मिली है, और ना ही कहीं और आपको ये बैच जो है वो मिलने वाली है। और इस प्राइस पे तो कतई ही नहीं मिलेगी, इस बात की आपको गारंटी है। से क्या चीज है, सबसे पहली बात, जो यहाँ पे प्राइस है आपके लिए फिलहाल है सिर्फ 4,000 रुपए का। इवन उसमें से भी 1 रुपया कम, यानी कि 3,999 रुपए के अंदर आपको ये चीज जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है। सर क्या होगा इस चीज के अंदर, क्या होने वाला है ये बैच के अंदर, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, पूरा का पूरा सिलेबस जो आपका है, इन डेप्थ स्टडी यहां पे करी जाएगी, जिसमें कि लाइव क्लासेस जो हैं वो आपकी रहने वाली है। शाम को 5 बजे से लेके 4 घंटे आपकी जो क्लास है डेली बेसिस पे रहेगी। और ध्यान से सुनिएगा, जो क्लास आपने लाइव अटेंड करने का काम किया है, उसी क्लास का जो रिकॉर्डिंग रहेगा वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और उसी के साथ में जो टेस्ट सीरीज है ये भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप जो है हर हफ्ते पूरा सिलेबस होने के बाद में जितना भी हफ्ते भर का सिलेबस हुआ है उसके ऊपर अपना टेस्ट जो है वो देने का काम करोगे, और उसके बाद में इवैल्यूएशन होगा कि आप कितने पानी में हैं। गॉट द पॉइंट। आपको डाउट्स आएंगे, उन डाउट्स को सॉल्व जो है वो भी यहाँ पे किया जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और साथ में जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो रिवीजन के साथ साथ में मैराथन जो है वो भी सिंपली आपको करवा के दिया जाएगा। राइट। यहाँ पे अगर मैं मेंटर्स के बारे में बात करूंगा, सारे के सारे मेंटर्स जो आपके हैं वो आपके प्रोफेशनल टीचर्स हैं, जिनके पास में CS की डिग्री है। और अगर मैं एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा तो 10 साल से 15 साल और उससे भी ज्यादा साल का एक्सपीरियंस जो है वो इन सारी फैकल्टीज को है, प्रैक्टिकल वाला भी और टीचिंग वाला भी। राइट। चलिए, इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो प्लान ऑफ एक्शन जो यहां पे आपका रहने वाला है वो किस तरीके से होगा। सबसे पहली बात, जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने में आप अपना सिलेबस, ध्यान रखिएगा, ये 3 महीने के अंदर आप अपना सिलेबस जो है वो एक बार नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से बार 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 कम से कम 5 से 6 बार आप यहां पे कवर करने वाले। सर कैसे, सबसे पहले आपका लाइव क्लास होगा, साथ ही साथ में आपका चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो रहने वाला है। डेली बेसिस पे आपका डाउट सॉल्विंग जो है वो यहां पे रहेगा। फिर उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाए, कैसे अपने आंसर को प्रोफेशनल वे में प्रेजेंट करने का काम किया जाए, उसका जो बूस्टर प्रैक्टिस है वो हम यहाँ पे करने वाले होंगे। फिर उसके बाद में आपका टेस्ट सीरीज होगा, आपका इवेल्युएशन जो है वो करके आपको यहाँ पे मिलेगा। रिवीजन क्लास आपकी रहेगी, सेल्फ स्टडी जो है वो आपको करवा के मिलेगी। फिर इसके बाद में जब सितंबर का महीना आएगा, ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये 3 महीने में हम 6 बार अलग अलग तरीके से अपने पूरे सिलेबस को यहां पे स्टडी जो है वो करने वाले होंगे। गॉट द पॉइंट। और 7वीं बार जब सितंबर का महीना आएगा, यानी कि एग्जाम के लिए 1 ही महीने का समय जो है वो आपके पास में रहेगा, तो उस टाइम पे हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैराथन जो है वो आपका रहेगा, जिसमें कि सुबह बैठेंगे और शाम तक, जब तक कि पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है, हम पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से गो थ्रू करने का काम जो है वो करेंगे। फिर उसके बाद में आपका हाफ एंड द फुल कोर्स टेस्ट जो है ये आपका यहां पे रहेगा, ताकि ये समझ में आ जाए कि हम अपने पूरे के पूरे पेपर को सही टाइम पे सॉल्व कर पा रहे हैं और या फिर नहीं कर पा रहे हैं। गॉट द पॉइंट। तो फुल ऑन प्रिपरेशन जो है वो यहां पे आपके हो जाए, ताकि ऑल इंडिया रैंक को आप हासिल कर सके। इस चीज के लिए CS कार्ड इंडिया नाम का जो प्लेटफॉर्म यहां पे आपका दिखाई दे रहा है, विच इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी CS थिंग। गॉट द पॉइंट।
तो ये जो प्लेटफॉर्म आपका है वो इंश्योर करता है कि आपको ऑल इंडिया रैंक के लिए प्रिपेयर करवाने का काम जो किया जाए और आपके जेब के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन जो है वो भी ना पड़े। अगर अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सीएस कार्ड इंडिया के व्हाट्सएप ग्रुप का और क्लास को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो लिंक भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो फटाफट से आप जो है लिंक पे क्लिक करके क्लास को ज्वाइन करने का काम कर लीजिएगा। राइट, चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए लेट्स मूव अहेड, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे इस पेपर के बारे में। पेपर कौन सा है? बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट। इकलौता पेपर है पूरे सीएसडब्ल्यूटी में जो कि बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड रहता है। पूरे के पूरे अगर मैं बात करूंगा सीएस के अंदर तो इकलौता ऐसा पेपर है जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड रहता है, ऐसा कह सकते हैं। कुल मिला के 100 मार्क का आपका पेपर होगा, जिसमें से पार्ट ए जो कि लॉ के बारे में बात करता है ये आपका होता है 60 मार्क का, और पार्ट बी जो कि मैनेजमेंट के बारे में बात करता है ये आपका होता है 40 मार्क का। क्वेश्चन जो है वो भी आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस, और यहां पे मार्क्स की बात जैसे हम पहले कर चुके हैं कि 100 मार्क आपके रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हर क्वेश्चन पे 1 मार्क जो है वो आपको यहां पे असाइन रहने वाला है। सर क्या अगर हमने गलत जवाब दे दिया तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी क्या? आंसर इज नो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब अगर तुक्का मार के भी आपने जवाब देने का काम किया तो चल जाएगा, मैक्स टू मैक्स आपको वहां पे 0 आएगा, लेकिन 0 से कम मार्क्स जो है वो आपको नहीं आएंगे। राइट, चलिए सो बिना समय को बर्बाद किए लेट्स मूव टू वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, कैसे इसको इंटरप्रीट कर रहा हूं और कैसे मैं जवाब दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले अ कंपनी इज कॉल्ड अ स्मॉल कंपनी इफ इट हैज बोरोइंग। सर नहीं, इसका पॉइंट नहीं देखते हैं। एम्प्लॉइज, इसको भी नहीं देखते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर, इसको भी नहीं देखा जाता है। तो क्या देखते हैं? सर देखा जाता है टर्नओवर को। वैसे टर्नओवर की बात अगर मैं करूंगा तो फिलहाल जो लिमिट आपकी चल रही है वो चल रही है 100 करोड़ की। लेकिन सर अगर मैं एक्ट में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 85 में चेक करूंगा तो वहां पे जो आपकी लिमिट दी गई है, ओ 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 नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, स्मॉल कंपनी इफ इट हैज, ये क्वेश्चन ही मेरे ख्याल से गलत है। बोरिंग ऑफ लेस देन 25 लाख तो नहीं आना चाहिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेस देन 25, ये भी पॉइंट आपका नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर्स की बात यहां पे कर सकते हैं कि ठीक है चलो डन। अगर बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट जम जाएगा। क्यों जम जाएगा? नॉर्मली कहा जाता है कि जो आपकी स्मॉल कंपनी होती है इट शुड बी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। तो यहां पे आपकी प्राइवेट कंपनी होगी। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और अगर लेस देन 7 रहे तो भी चल जाएगा, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लेस देन 7 आपके रहे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसीलिए सी शुड बी द राइट आंसर, ना कि डी वाला। अगर टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहां पे 50 लाख की लिमिट तो कहीं पे भी नहीं आती है, ना तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 85 में लिखा हुआ है और ना ही रूल्स में लिखा हुआ है। तो सी फॉर सीएस कार्ड इंडिया विल ऑलवेज बी अ राइट आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल यहां पे आता है, कंपनी इन द ब्रॉड सेंस मे मीन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्ड फॉर सम पर्पस वाज गवर्न्ड बाय द केस। कौन से केस से इसको गवर्न किया जाता है, मतलब कौन से केस में ये वाली बात को बोला गया? तो सी विल बी द राइट आंसर। ये वाला केस था कौन सा? ग्रामोफोन एंड टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टेनले का केस यहां पे हुआ था, जिसमें कि स्टेटमेंट जो है वो यहां पे आपको दिया गया। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब परसुएंट टू कंपनी एक्ट 2013 कंपनी शुड फाइल द रेजोल्यूशन ऑफ द सर्टेन स्पेसिफाइड एजेंडा इन द बोर्ड मीटिंग इन फॉर्म नंबर MGT14। मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत बार आने के चांसेस हैं। ठीक है, हर बार एग्जाम में आ सकता है ये वाला सवाल। MGT14 विल बी द राइट वाला आंसर। फिर उसके बाद में विदाउट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी कैन हैव हाउ मेनी डायरेक्टर्स? मैक्सिमम 15। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर जो है वो आप यहां पे रख सकते हैं। सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 1 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो इसके बारे में बात करता है कि किसी भी कंपनी में मिनिमम यानी कि कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम की बात अगर करेंगे तो कितने डायरेक्टर जो हैं वो मैक्सिमम आपके हो सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला सवाल,
जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड आफ्टर गिविंग अ शॉर्टर नोटिस। नॉर्मली कहा जाता है 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। अगर जनरल मीटिंग यानी कि कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग आप बुला रहे हो तो 21 डेज पहले नोटिस जो है वो देना पड़ता है। यहां पे क्या कहा गया कि अगर 95% ऑफ मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट, जो कि वोट करने के लिए एंटाइटल्ड हैं, अगर उन्होंने कह दिया कि चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुमने 10 दिन पहले यानी कि शॉर्टर नोटिस 21 दिन से कम दिन पहले अगर तुमने नोटिस देने का काम किया, वी आर ओके विद दैट। अगर 95% मेंबर्स जो कि वोट करने के लिए एलिजिबल है उन्होंने ऐसा कह दिया तो चल जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल है, स्टेट है या फिर दोनों के द्वारा, उसे क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये बात करता है किसके बारे में, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, राइट। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहां पे आता है, इन केस द कंपनी डज नॉट हैव द कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है सर, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके बिहाफ पे अगर किसी डॉक्यूमेंट को साइन करना है तो वी नीड समथिंग, उसे कहते हैं कॉमन सील। ऑल्दो 2015 से कॉमन सील की रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है, ऑप्शनल कर दिया गया है और कहा गया कि अगर कंपनी में सीएस है तो कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर एक डायरेक्टर और एक सीएस ये दोनों ही सिग्नेचर कर देते हैं, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को एक डायरेक्टर और एक सीएस दोनों सिग्नेचर कर देते हैं तो मान लिया जाएगा कि कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया गया, राइट। चलिए इसके बाद में अगला, एवरी लिस्टेड कंपनी शुड हैव एटलीस्ट डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3, 33% कह दो या फिर 1/3 कह दो, ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा 1/3। तो 3 में से एक डायरेक्टर कम से कम जो आपका रहेगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो होना चाहिए। कौन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो यहां पे आपका होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन द सम्राट स्टील प्राइवेट लिमिटेड, वर्ड पे फोकस करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड है जो कि एक स्मॉल कंपनी है, तो भैया दो लोग कम से कम जो है वो डायरेक्टर के तौर पे होने चाहिए। पहला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है। पहले क्वेश्चन में कहा था लेस देन 7, 7 से कम है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 तो होनी चाहिए ना भाई साहब, कम से कम 2 जो है वो तो होनी चाहिए। अगला, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द सनराइज प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम की अगर कंपनी है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा इस प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, द राइट आंसर विल बी डी फॉर डॉग। क्या कहा गया, गवर्नमेंट आपको बता देगा, डिपेंडिंग कि आप कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वगैरह वगैरह वगैरह, उसके बेसिस पे आपको बता दिया जाएगा कि कितने रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद में, अ बोर्ड मीटिंग वाज कॉल्ड ऑन दिस डे, देयर वाज नो क्वोरम। क्वोरम का मतलब क्या होता है, कम से कम कितने लोग मीटिंग में बैठे हैं, कम से कम कितने लोग मीटिंग में बैठे होने चाहिए, उसे कहते हैं क्वोरम। अब जितने रिक्वायर्ड थे उतने नहीं बैठे थे भाई साहब, तो मीटिंग शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड एडजर्न्ड, मतलब उसकी डेट आगे बढ़ जाएगी। कब होगी भाई साहब, तो यहां पे आंसर आएगा सी, सेम डे इन द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते सेम डे, डे मतलब अगर इस हफ्ते मंडे को मीटिंग होने वाली थी तो अगले हफ्ते मंडे को सेम टाइम सेम प्लेस। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। चलिए सर, गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग इन हिम्मत लिमिटेड, हिम्मत लिमिटेड नाम देख के समझ में आ रहा है कि कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी है, नाम देख के समझ में आ रहा है कि जो कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है। शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज। नॉर्मली अगर आपकी कंपनी जो है वो कंपनी आपकी डॉर्मेंट नहीं है, ओपीसी नहीं है, स्मॉल नहीं है या स्टार्टअप कंपनी नहीं है, तो ऐसे केस में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कौन से टाइप की कंपनी बोली। अगर यहां हिंट दिया गया होता कि छोटी कंपनी है, अगर हिंट दिया गया होता कि डॉर्मेंट कंपनी, अगर हिंट दिया गया होता कि स्टार्टअप कंपनी है, अगर हिंट दिया गया होता किसी और टाइप की स्पेसिफिक कंपनी के बारे में तो अलग बात हो जाती, लेकिन सब बोले नॉर्मल कंपनी की बात कर रहे हैं, तो 120 दिन से ज्यादा का गैप जो है वो यहां पे नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद में, अगर आपकी कंपनी डॉर्मेंट कंपनी, सर ये कौन सी कंपनी होती है, ऐसी कंपनी जो काम नहीं कर रही है और आरओसी से स्टेटस ले लिया है कि सर हमारी कंपनी फिलहाल सो रही है,
मरी नहीं है, जिंदा है पर सो रही है। कुछ टाइम के बाद में हम क्या करने वाले हैं, काम जो है वो करने वाले हैं, तो उसे कहते हैं क्या, डोरमेंट कंपनी। अगर डोरमेंट कंपनी है तो ऐसे केस में ए विल बी द राइट आंसर। क्या कहा गया, कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से लेके दिसंबर को 2 हाफ में डिवाइड कर देंगे और ईच हाफ में एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। एक बोर्ड मीटिंग यहां पे होनी चाहिए, एक बोर्ड मीटिंग यहां पे होनी चाहिए, और दोनों के बीच में गैप जो है वो कम से कम मिनिमम 90 डेज का गैप जो है वो यहां पे आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम 90 डेज का गैप जो है वो यहां पे आपका होना चाहिए। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोल ठीक है साहब। चलिए इसके बाद में आगे आ जाएंगे भाई साहब, अगला टॉपिक यहां पे आपका आता है, क्या कहा गया, एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टेज इन इंडिया फॉर हाउ मेनी डेज इन द फाइनेंशियल ईयर, 182 डेज और मोर। ऐसे डायरेक्टर को क्या कहते हैं, रेसिडेंट डायरेक्टर। क्या कहेंगे, रेसिडेंट डायरेक्टर। और हर कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर जो है वो रेसिडेंट डायरेक्टर के तौर पे होना चाहिए। किसके तौर पे होना चाहिए, रेसिडेंट डायरेक्टर के तौर पे आपका होना चाहिए। इसके बाद में अगला पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द एफडीई टेक्सटाइल लिमिटेड। ध्यान से, वापस से यहां पे इस नाम को पढ़ के सबसे पहले देखेंगे कि जो ये कंपनी है वो कौन से टाइप की कंपनी है। क्या ये प्राइवेट कंपनी है, नहीं। कौन सी है सर, ये पब्लिक कंपनी। क्या कहा गया कि कौन सा बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ऐसा कोई भी बंदा जो किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी कंपनी से जुड़ा हुआ है, वो बंदा हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखो यहां पे, ऐसा बंदा हु वाज द प्रमोटर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, जुड़ा हुआ है सर हमारी कंपनी से। हु इज द प्रमोटर ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये भी इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। हु इज रिलेटेड टू द डायरेक्टर इन द कंपनी, ये भी जुड़ा हुआ है। तो आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। सारी कंडीशन जो भी पूरा कर रहा है, इनमें से कोई भी बंदा हमारी कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जिसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सबके भले की बात करेगा, राइट। तो डी फॉर डॉग विल बी द राइट आंसर। अगला, contact by which one party promises to save the other party from the loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person, indemnity। अगर मेरी किसी चीज की वजह से या उसके किसी चीज की वजह से तुम्हारा नुकसान हो गया, मैं वादा कर रहा हूं कि तुम्हारे नुकसान की भरपाई मैं करके दे दूंगा, उसे कहते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, नुकसान की भरपाई करके देना, राइट। चलिए इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, रोहित, उसने डिपॉजिट किया अपनी गोल्ड चेन विद द बैंक एज ए सिक्योरिटी फॉर द लोन, और वादा किया कि वो क्या करेगा, ब्याज के साथ में पैसा वापस करेगा। इसे क्या कहते हैं, प्लेज। प्लेज का मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। सर मुझे पैसा उधार चाहिए, उसके लिए मैं अपने गोल्ड का सामान जो है वो आपके पास में गिरवी रखने का काम कर रहा हूं, प्लेज करने का काम जो है वो यहां पे कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द प्रपोजल टू प्रॉमिस, ऑफर को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपका एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। और बी फॉर बॉल भी आ जाएगा, डी फॉर डॉग विल बी द राइट आंसर। डी फॉर डॉग जो है ये आपका सही जवाब आ जाएगा, बी एंड सी दोनों ही सही जवाब है, ठीक है। रीजनेबल मैनर में एक्सप्रेस होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक तरीके से बताओगे तो वो भी चलेगा, एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड मतलब कोई फर्दर कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उस डाउट को मैं कमेंट सेक्शन में सॉल्व करने का काम जो है आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू ब्रिंग हिज प्रिंसिपल इनटू द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन विद अ थर्ड पार्टी, उसे क्या कहते हैं, हु इज एम्प्लॉयड टू ब्रिंग हिज प्रिंसिपल, एजेंसी कह दो, एजेंसी कह दो, प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट जो है वो काम कर रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एजेंसी नाम जो होगा वो यहां पे दे दिया जाएगा। अगला, एग्रीमेंट वॉज एंटर्ड इनटू विद द रघु, जो कि क्या है, माइनर है, माइनर के साथ में कोई भी काम करना गलत है, लॉ के हिसाब से इसको कभी भी वैलिड नहीं माना जाएगा, गलत मतलब वाइड, जो लीगली बाइंडिंग नहीं होता उसे वॉइड कहा जाता है, ठीक है। विच वन फ्रॉम द बिलो इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इनमें से कौन सी चीज बेलमेंट वाली नहीं है,
सीधा सीधा समझ में आ रहा है डी वाला। क्यों? यहां पे तो कंपनी घुसा दिया आपने। शेयर होल्डर एग्जीक्यूटेड द बॉन्ड फेवरिंग द कंपनी देयर बाय एग्रीइंग टू सेटिस्फाई द कंपनी फॉर द लॉस कॉज्ड एज ए कंसिक्वेंस ऑफ हिज ओन एक्ट। सर ये तो इंडेमिनिटी है, मेरी वजह से अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करके दूंगा, ये तो इंडेमिनिटी है। बेलमेंट में क्या होता है, मेरा कोई सामान है मैं आपके पास में रख के जा रहा हूं, उसे बेलमेंट कहा जाता है। तो डी इज नॉट बेलमेंट, इट इज व्हाट, इट इज इंडेमिनिटी। क्या कहेंगे इसको? इंडेमिनिटी कहा जाएगा। अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 22। व्हाइल अटेंडिंग द सेमिनार सुमाना इनवाइटेड अमृता टू हैव डिनर एट हर फ्लैट ऑन सैटरडे। अमृता हायर्ड अ कैब एंड रीच्ड सुमानाज फ्लैट एट द अपॉइंटेड टाइम। जो टाइम दिया गया था उस टाइम पे वो वहां पे पहुंच गई। सुमाना फेल टू परफॉर्म हर प्रॉमिस। कैन अमृता रिकवर एनी डैमेजेस फ्रॉम सुमाना? क्या वो सुमाना से जो भी नुकसान वगैरह उसको रिकवर करने का काम कर सकती है? क्या किया था? सर बोले यहां पे डिनर के लिए इनवाइट किया था। डिनर सोशल गैदरिंग है भाई, सोशल एग्रीमेंट है, इट इज नॉट बाइंडिंग। ये आपका बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है। तो बी फॉर बॉल विल बी द राइट आंसर। सर देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, तो ऐसे केस में यहां पे कुछ होने वाला नहीं है। फिर इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? सर ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता। डी फॉर डॉग विल बी द राइट आंसर। इनमें से कोई भी बंदा सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो इसके बारे में बात करता है और कहता है कि कोई भी बंदा जिसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, कोई भी बंदा जो कि माइनर है, छोटा है, यानी कि 18 साल का नहीं हुआ है, और कोई भी बंदा जो कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, ये क्या नहीं कर सकते? दे कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। फिर इसके बाद में कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द एग्रीमेंट। कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम बिफोर इट इज डिस्चार्ज्ड। इसके पहले की वादे को परफॉर्म करने का काम किया जाता, उसके पहले ही आपने क्या कर लिया? आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का काम कर दिया। इसे क्या कहेंगे? रेसिजन। आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने का ही मतलब होता है रेसिंड करना, रेसिजन। कॉन्ट्रैक्ट को आपने खत्म करने का काम जो है वो यहां पे कर दिया। नेक्स्ट, अ वारंटी इज व्हाट? इट इज अ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन मतलब कंडीशन जो डाली है। ठीक है। डैश टू द मेन पर्पस। डैश मतलब कोलेट्रल, कोलेट्रल मतलब जुड़ी हुई, मेन चीज नहीं है। अगर मेन होती तो उसको कंडीशन कह देते। यहां पे वर्ड क्या यूज किया गया? वारंटी। वारंटी ठीक है, अगर पूरी होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। कंडीशन अगर पूरी नहीं होता आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। तो वारंटी इज अ स्टिपुलेशन विच इज कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच, अगर बोले वारंटी पूरी ना हो, अगर वारंटी को तोड़ दिया जाए, गिव्स राइज टू क्लेम फॉर द डैमेजेस। आप नुकसान की भरपाई की बात कर सकते हो, बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएटेड। रेप्यूडिएटेड का भी मतलब क्या होता है? कैंसल्ड। आप ऐसा नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाओगे, लेकिन जो नुकसान आपका हुआ उसकी भरपाई करने का केस जो है वो आप जरूर कर सकते हो अगर वारंटी पूरी नहीं होती है तो। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। क्या बात है, मेरे नाम पे क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बढ़िया, इतना फेमस हो गया प्रवीण चौधरी। प्रवीण इज पार्टनर इन द एलएलपी। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रवीण में कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। कुछ भी हो सकता है सर, इनमें से कोई भी चीज अगर मैं चाहूं तो कंट्रीब्यूट कर सकता हूं मेरे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और या फिर नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म रहा तो उसमें भी इन तीनों में से कोई भी चीज कंट्रीब्यूट करूंगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। अगला पॉइंट यहां पे आता है, स्टेट विच वन फ्रॉम दिस इज फॉल्स इन द हैंड्स ऑफ द दीक्षित, सक्सेना, घोष एंड कंपनी एलएलपी। विच वन फ्रॉम दिस इज फॉल्स, कौन सी चीज गलत है? इट कैन नॉट रेज फंड फ्रॉम पब्लिक, सही बात है। एनी एक्ट ऑफ पार्टनर सक्सेना, एनी एक्ट ऑफ पार्टनर सक्सेना विदाउट द नॉलेज ऑफ अदर पार्टनर मे नॉट बाइंड द एलएलपी, ये भी सही है। नो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द ओनर्स, ये भी सही है। इजी टू डिसॉल्व, ना 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 ना, जैसे कंपनी को डिसॉल्व करना आसान नहीं होता, ऐसे ही एलएलपी को भी डिसॉल्व करने के लिए लीगल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक कि शटर उठाया धंधा चालू, शटर बंद किया धंधा खत्म, है ऐसा एलएलपी में नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल रिक्विजिट ऑफ फॉर क्रिएटिंग द पार्टनरशिप एज पर सेक्शन नंबर 4।
क्या चीज नहीं है, ये नहीं है। अगर पार्टनर्स एग्री करे कि भैया लॉस वॉस का अपने को नहीं पता, लॉस तू बेयर करेगा, प्रॉफिट आया तो दोनों शेयर करेंगे, ऐसा रहा तो चलेगा। तो लॉस को शेयर करना एसेंशियल नहीं है, प्रॉफिट को शेयर करना जो है वो क्या है, एसेंशियल है। क्वेश्चन नंबर 29, एवरी एलएलपी शैल इंश्योर दैट द डिसीजन टेकन बाय इट आर रिकॉर्डेड इन द मिनट्स, मिनट्स मतलब रिकॉर्ड में होना चाहिए, विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ टेकिंग द डिसीजन, अगर बात करूंगा तो 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, 30 दिन। जो भी आपने मीटिंग में डिसाइड किया है उसको पूरा रिकॉर्ड कर लेना है, लिख लेना है और सबसे साइन करवा लेना है। ये करना है आपको कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर आपको ये काम जो है वो करना रहेगा। एलएलपी में कोई भी मुद्दा अगर डिसाइड करना है तो कैसे करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का हां में जवाब आना चाहिए। अगर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ने बोल दिया कि हाँ ठीक है ये वाला काम कर लो, कर लो, कोई टेंशन नहीं है, चलेगा। A partner who does not invest or participate in the management of the firm but only gives their name, gives their name, नाम दे रहा है, name nominal, name nominal, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर, नाम का पार्टनर है भाई साहब, असल में वो बंदा ना तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है और ना ही उसने कोई पैसा कंट्रीब्यूट करने का काम जो यहां पे किया, तो क्या है वो नॉमिनल पार्टनर जो होगा वो यहां पे कहलाएगा। अगला पॉइंट, सेक्शन नंबर 2B ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बिजनेस में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, एवरी ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, तो इसमें आ जाना चाहिए एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, तीनों ही चीजें जो करना है करो बोले भाई साहब, सभी चीजें क्या हैं, सभी चीजें जो है वो बिजनेस यहां पे कहला सकती है। फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 10 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर हैज द ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर द लॉस कॉज्ड बाय हिज कंडक्ट, ठीक है, अराइजिंग आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, उसकी किसी भी हरकत की वजह से फर्म का नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई करना पड़ेगा, यह पार्टनर की जिम्मेदारी है इन तीनों केसेस के अंदर। तो इसीलिए डी फॉर डॉग। द रिलेशन ऑफ द पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, आप लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है तभी तो एक दूसरे के टुवर्ड्स आपकी जिम्मेदारी यहां पे क्रिएट हुई है, जैसे पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाता है पॉपुलरली, ठीक है। Bobby is a partner in East and West Tires. He has contributed more than the share of the capital for the business purpose. In the absence of any agreed rate, Bobby is entitled to interest at the rate of 6%. अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ और एग्री किया होगा तो उसके हिसाब से काम करेंगे, लेकिन कुछ और एग्री नहीं किया होगा तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का शेड्यूल है वो कहता है कि आपको क्या करना होगा, 6% का ब्याज जो है वो यहां पे देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको कंडीशन कहते हैं। अगर कोलेट्रल है तो वारंटी कहते हैं, अगर एसेंशियल है, अगर एसेंशियल है तो कंडीशन कहते हैं। अगर कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आप कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकते हैं, मैं नहीं परफॉर्म करने वाला इस कॉन्ट्रैक्ट को, हट, ऐसा बोल सकते, चलेगा। विच लीगल मैक्सिम गवर्न द ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय द नॉन ओनर, ये वाला Nemo that quod non habet, the person who do not have something cannot pass that thing. मेरे पास में कोई चीज का टाइटल नहीं है तो मैं वो किसी और को कैसे दूंगा, नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। यू कैन नॉट ट्रांसफर समथिंग विच यू योर सेल्फ डू नॉट हैव, अगर मेरे पास में ओनरशिप नहीं है तो मैं ओनरशिप किसी और को कैसे ट्रांसफर कर सकता हूं, तो मैक्सिमम आ जाएगा कौन सा, बी फॉर बॉल। विच कैन बी कॉल्ड एज अ प्रोमिसरी नोट आउट ऑफ दिस, ऐसा कोई भी नोट जिसमें कि वादा किया गया होगा, ठीक है, जैसे 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 ये वाला, आई प्रोमिस टू पे सुजानता ₹500, ठीक है, 5 days आफ्टर माई मैरिज विद कोयल, मेरी शादी होने वाली है कोयल के साथ में, मेरी नहीं रही, मेरी हो चुकी है, ये बोल रहा है कि मेरी शादी होने वाली कोयल के साथ में उसके 5 दिन के बाद में मैं 500 रुपए दूंगा, प्रॉमिस कर रहा है, अनकंडीशनल है, समय भी बता रखा उसने, तो इसे क्या कहा जाएगा, प्रोमिसरी नोट कहा जाएगा। बाकी वाले प्रोमिसरी नोट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं कहलाएंगे ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्यों उसको प्रोमिसरी नोट नहीं कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 39, इफ इंडोर्सर साइन हिज नेम एंड एड द डायरेक्शन टू पे द अमाउंट मेंशन्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू और टू द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, द इंडोर्समेंट इज सेड टू बी रिस्ट्रिक्टिव। आपने कहा पैसा जो है वो उस बंदे के पास में जाना चाहिए, मेरे ही पास में आना चाहिए, या उसको दो लेकिन फॉर मी, तो इसे क्या कहेंगे, इसको रिस्ट्रिक्टिव का नाम जो होगा वो यहां पे दिया जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, रिस्ट्रिक्टिव। अगला,
इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या है, सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है। सेलर इज अंडर नो ड्यूटी टू रिवील द अनफ्लैटरिंग ट्रुथ अबाउट द गुड्स सोल्ड। ऐसी कोई भी चीज जो साफ दिख रही है, सामने दिख रही है, अनफ्लैटरिंग ट्रुथ, जिसको उधेड़ना नहीं पड़े, सामने दिख रहा है भाई सब, जो भी है जो भी नहीं है करके, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ केविट एम्प्टर। क्या कहेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ द केविट एम्प्टर का नाम जो होगा वो यहां पे इसको दिया जाएगा। When a surety pays off the debt of the principal debtor, the surety steps into the shoes of the creditor. This right is known as what? Right of subrogation. समझाइए, दोबारा ध्यान से सुनिएगा। क्रेडिटर है, डेटर है, गारंटर है। क्रेडिटर है, डेटर है, गारंटर है, ठीक है। गारंटर ने क्रेडिटर को बोला तुम इसको पैसा उधार दो, ये पक्का तुमको वापस दे देगा, नहीं दिया तो मैं दूंगा रे बाबा। और अगर ऐसा हुआ कि गारंटर को क्रेडिटर का पैसा देना पड़ा तो बोले भाई साहब इसकी जगह पे ये आ जाएगा, मतलब गारंटर विल कम इन द प्लेस ऑफ क्रेडिटर। इसे कहते हैं क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन। क्या कहेंगे इसे, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन का नाम जो होगा ये यहां पे आपका दिया जाएगा, राइट। चलिए अगला पॉइंट आता है, अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट व्हाट इज वैलिडिटी पीरियड फॉर प्रेजेंटिंग द चेक, 3 months। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपके स्टडी मटेरियल में 6 महीने लिखा गया हो, लेकिन ये अपडेट हो चुका है 3 महीने के बाद में कोई भी चेक बासी हो जाता है, स्टेल हो जाता है, वो बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर उसके बाद में 43, बिल इज सेट टू बी डिसओनर्ड बाय द नॉन एक्सेप्टेंस व्हेन, मतलब सामने वाले ने बिल को एक्सेप्ट नहीं किया। ये कब बोला जाएगा, सर 48 घंटे हो गए, फिर भी बोले ड्रॉय उसको क्या नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट करने का काम नहीं कर रहा है। हमने प्रेजेंट किया था, हमारे प्रेजेंट करने के बाद में 48 घंटे हो चुके हैं, पर अभी भी उस बंदे ने क्या नहीं किया, इसको एक्सेप्ट करने का काम जो है वो नहीं किया, ठीक है। तो ए फॉर एप्पल विल बी द राइट आंसर। फिर अगला, व्हेन कैन अ सेलर स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट। मैं बायर के पास में गुड्स को भेज रहा था, बायर ने मुझे पैसा नहीं दिया, तो कब ऐसा हो सकता है कि मैं गुड्स को रास्ते में रुकवाने का काम कर दूं। तो ध्यान से सुनिएगा, आंसर विल बी ये वाला, व्हेन द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट और गुड्स अभी भी उसके पास पहुंचे नहीं हैं, बल्कि वो ट्रांजिट में ही हैं। अगर सामने वाले को पहुंच चुके हैं तो फिर मैं रुकवाने का काम ही कैसे करूंगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ठीक है। तो सी फॉर सी कार्ड इंडिया विल बी द राइट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनलैंड है, बोथ ए एंड बी, नहीं सॉरी, बिल ड्रॉन इन इंडिया, बिल ड्रॉन इन इंडिया, बोथ ए एंड बी। डी फॉर डॉग विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बिल ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल भले ही कोरिया में है, लेकिन अपॉन द कंपनी इन इंडिया है। दो चीजें इंडिया में, यहां पे भी ड्रॉन इन इंडिया, पेबल इन इंडिया, दो चीजें इंडिया में, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन या फिर ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है तो इसे क्या कहेंगे, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का नाम जो होगा वो यहां पे आपका दे दिया जाएगा। अगला, विक्की एक माइनर है और बोले भाई साहब उसको पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए ऐड करने का काम किया गया, बट जैसे ही वो मेजॉरिटी की एज में आ जाता है, यानी कि 18 साल का हो जाता है, उसको अपना ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज करना है। पर कितने दिन में करना पड़ता है सर, मतलब उसको पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू करना है और या फिर नहीं करना है, मेजर होने के बाद में कितने दिन में डिसाइड करना होगा, बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट। आंसर शुड बी व्हाट, 6 months का समय आपके पास। 6 महीने के अंदर अगर आपने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि आप कंटिन्यू कर रहे हो, और इसके बाद में पार्टनरशिप फॉर्म पे जो भी लायबिलिटी आएगी उसके लिए आपको भी जिम्मेदार मान के चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच इंप्लाइड कंडीशन और द वारंटी फ्रॉम बिलो इज फॉल्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ द गुड्स। कौन से वाली फॉल्स है, मर्चेंटेबल क्वालिटी होनी चाहिए, होलसमनेस होना चाहिए, क्वालिटी और द फिटनेस होनी चाहिए, नन ऑफ द अबव। सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए भाई साहब, ये तीनों कंडीशन जो है वो पूरी होनी चाहिए, तो तीनों बातें सच हैं, झूठ कुछ भी नहीं है, इसीलिए डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 48, अ बिल और नोट पेबल आफ्टर साइट, ऑन साइट नहीं बोला है, अगर यहां पे ऑन साइट लिखा होता तो बी आंसर हो जाता,
आफ्टर लिखा हुआ है तो डी आएगा। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस के लिए, और एक्सेप्टेंस करने के बाद में ही उसका पेमेंट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, when the holder of the negotiable instrument sign it for the purpose of negotiation, अगर बोले भाई साहब कोई भी होल्डर है जिसके पास में क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और वो नेगोशिएशन करने के लिए उस पर साइन करते हैं, इसे क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट करना। जो साइन कर रहा है उसको इंडोर्सर कहा जाएगा, जिसके पास डॉक्यूमेंट जाने वाला उसको इंडोर्सी कहा जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, खत्म बात। प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक, तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो भी रहेगा, या तीनों की बात कर लीजिएगा, उसे क्या कहेंगे, इसको यहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वो दिया जाएगा। अगला, डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट विच ले डाउन सम रूल एंड द प्रिंसिपल आर कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको, जुडिशियल प्रेसिडेंट का नाम जो है वो दिया जाता है। क्या कहेंगे, जुडिशियल प्रेसिडेंट का नाम जो होगा ये यहां पे दिया जाएगा। अगला, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डील्स विद द कंसोलिडेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ ऑफेंस, क्रिमिनल, ऑल ऑफ द अबव, ये वाला। बी फॉर बॉल विल बी द राइट आंसर। लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उससे बिलोंग जो है वो यहां पे करेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहिब, यस और नो, बोल ठीक है साहब। चलिए अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेफरेंस टू द मीडिएशन। मीडिएशन समझौता करवाने वाला बंदा जो होता है उसे कहते हैं मीडिएशन। गॉट द पॉइंट। तो क्या कहा गया यहां पे, अगर मैं बात करूंगा तो एनकरेज द वॉलंटरी स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन, ए फॉर एप्पल, ठीक है। वॉलंटरी स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन जो है ये बोले भाई साहब यहां पे करेगा। सब बोले केशव नंदा भारती वर्सेस ये वाला जो केस था, व्हाट डज एससीसी स्टैंड्स फॉर, सुप्रीम कोर्ट केस। मार्क कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट केस। क्लियर है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीडीपी एक्ट, डीपी डेटा ट्रांसफर, ये वाला आ जाएगा, टू प्रोटेक्ट द डिजिटल पर्सन डेटा फॉर द लॉफुल पर्पसेस। लॉफुल पर्पस के लिए प्रोटेक्शन जो है वो बोले भाई साहब यहां पे प्रोवाइड करना, ठीक है। अगला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 रिप्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, ये वाले लॉ को रिप्लेस करता है। कौन सा, इंडियन एविडेंस एक्ट जो आपका है इसको रिप्लेस करने का काम जो है वो करता है। सर ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, हियर द अदर साइड, दूसरे का जो पक्ष है उसको सुनने का काम करो, हियर द अदर साइड। अगला, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी CFI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। इसके लिए तो भैया एक ही केस है, ये वाला सैलोमन वर्सेस सैलोमन का जो केस हुआ था 1897 में, उसमें इस चीज को कहा गया था। अगला, विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइन द कंपनी, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20 जो आपका है वो इसको डिफाइन करने का काम जो है वो करता है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट नंबर ए इज व्हाट, इन द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर versus the Associated Rubber Industries Limited, Bhavnagar and the another, the corporate bill was lifted because किस चीज के लिए, वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, इस चीज के लिए। गॉट द पॉइंट। सो दीज आर द राइट आंसर्स ऑफ पार्ट नंबर ए, ठीक है। अगले वीडियो में हम मैनेजमेंट वाला जो पार्ट आपका है 40 मार्क का, उसको कवर करने का काम जो है वो करेंगे। इस पार्ट को लेके जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में आप क्या कर देंगे, कमेंट करने का काम जो कर देंगे, और अगले पार्ट में उन सारे क्वेश्चंस को, सारे डाउट्स को पहले अपन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में पार्ट बी के जो क्वेश्चंस होंगे उनको अपन क्या करेंगे, आंसर्स को देखेंगे, राइट। मिलते हैं अगले पार्ट में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस।